नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट हिंदी की पाठ्यक्रम को समझने वाले हैं। एक सरसरी निगाह से हम इस पाठ्यक्रम को देखेंगे, समझेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले पूरी तैयारी के अलावा भी हमको एक महत्वपूर्ण काम करना होता है कि हमको एक बार फिर से अपने सिलेबस को ध्यानपूर्वक देख लेना होता है, क्योंकि कुछ एक प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जो सीधे सीधे सिलेबस से पूछ लिए जाते हैं और सिलेबस को ध्यानपूर्वक देख लेने के बाद हमारे बहुत सारे प्रश्न हल करने में आसानी हो जाते हैं। तो आइए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम को हम एक बार देखते हैं और इसको समझते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे जिसको हम यहाँ से पढ़ के चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो सीधे सीधे परीक्षा हाल में पूछी जाने वाली हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में जो हमारा यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है उसमें 10 यूनिट यानी 10 इकाई हैं। और इकाई प्रथम की बात करें, इकाई 1 की बात करें तो वो संबंधित है हिंदी भाषा और उसके विकास से। सर्वप्रथम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। संस्कृत है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आ जाती है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश की विभिन्न प्रकार सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं हैं, जिससे कि आगे चल के हिंदी और उसकी विभिन्न बोलियों का विकास होता है। इसके बाद इसके अंतर्गत हमें समझना है अपभ्रंश और अवहट में क्या अंतर है। तो अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप है, अपभ्रंश का ही विकसित रूप है अवहट, ठीक है। उसके बाद पुरानी हिंदी और उसके बाद हिंदी का विकास होता है। तो अगर हम हिंदी के विकास का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी और उसके बाद आधुनिक हिंदी या फिर वर्तमान हिंदी का स्वरूप है, ठीक। हिंदी में हम हिंदी की उपभाषाएं देखते हैं तो 5 उपभाषाएं आ जाती हैं, जिसमें कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, और उसके अंतर्गत 18 बोलियां आ जाती हैं। हिंदी साहित्य में हम जिन बोलियों के रचनाओं का अध्ययन करते हैं वो खड़ी बोली और ब्रज और अवधी है, ठीक। इसके अतिरिक्त हिंदी के विविध रूप प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, दक्खनी और हिंदुस्तानी, ठीक है। इनमें से अरबी फ़ारसी के शब्दों को हिंदी में हिंदी और अरबी फ़ारसी शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हैं तो वो हिंदुस्तानी का रूप निकल कर आता है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी के स्वनिम की व्यवस्था क्या है। हिंदी के स्वनिम को खंड्य और खंडेतर स्वनिम के अंतर्गत बांटा गया है, ठीक है। खंड्य स्वनिम में हमारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। खंडेतर स्वनिम के अंतर्गत क्या आ जाता है, जितने भी बलाघात हैं, संगम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खंडेतर स्वनिम के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी के जो ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार होता है वो क्या होता है, उच्चारण, और उच्चारण के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, हम 5 वर्गों में इसको बांटते हैं, जैसे कंठ ध्वनियाँ हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं, दंत ध्वनियाँ हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ठीक। और इस प्रकार से इसके ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद हिंदी के जो रूप रचना है उसमें हिंदी में 2 लिंग 2 वचन की व्यवस्था है। और हिंदी में जो शब्द रचना होती है उसके लिए उपसर्ग, प्रत्यय और समास का प्रयोग करते हैं। उपसर्ग शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, और 2 शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हिंदी की जो वर्तमान खड़ी बोली हिंदी है उसको भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, ठीक है। और यह हमारे संविधान के 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी की जो लिपि है,
हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इकाई 2। इकाई 2 क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इकाई 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को इतिहास को क्या किया था? मोटे मोटे तौर पे 4 कालखंडों में विभाजित किया था, जो कि आदिकाल, जिसको उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक, इसके अंतर्गत जो साहित्य आते हैं वो हैं रासो साहित्य। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उसके बाद नाथ साहित्य और उसके बाद रासो साहित्य इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद से लौकिक साहित्य आते हैं, जिसमें विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे लेखक आते हैं। तो ये सारी रचनाएं आदिकाल के अंतर्गत आ जाती हैं। आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी ने संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक माना है। दूसरा जो कालखंड आता है वो भक्ति काल का आ जाता है। भक्ति काल जिसका दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल, यानी शुक्ल जी ने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी तक माना था। और इसके अंतर्गत भक्ति काल, मुख्य रूप से भक्ति काल को 2 खंडों में बांटा जाता है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के जो मुख्य कवि हो जाते हैं वो कबीरदास हो जाते हैं। प्रेम मार्गी के मुख्य प्रतिनिधि कवि जायसी हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरी शाखा आती है सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में भी 2 धाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हो जाते हैं। इसके बाद उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी तक है। रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने, वे कवि, शिक्षक, आचार्य आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ठीक, तथा काव्य के लक्षण और उनके उदाहरण, जैसे कि रस, छंद, अलंकारों पर बात किया है, नायिका भेद पर बात किया है और काव्य के लक्षणों पर बात किया है। और इस प्रकार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवि वे हैं जो लक्षण ग्रंथों, लक्षण परंपराओं का पालन तो किया है लेकिन कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि लक्षण काव्य के लक्षणों, रीतियों का पालन करते हुए अपनी कविताओं को रचा है। उनको रीति का ज्ञान तो है लेकिन उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। और ऐसे कवि रीति सिद्ध हैं। इनमें प्रमुख कवि हो जाते हैं बिहारी जी। रीति मुक्त कवि रीति के पालन की परंपरा से मुक्त हैं। वे किसी भी प्रकार के रीति के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। वे सभी प्रकार के रीतियों से मुक्त होकर अपनी रचनाएं करते हैं। ये स्वच्छंद कवि कहलाते हैं। और इसमें घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा इत्यादि कवि आ जाते हैं। तो शुक्ल जी ने रीति काल की परंपरा या रीति ग्रंथों की रचने की परंपरा की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। उन्होंने कहा है कि रीति काल की जो अविच्छिन्न परंपरा शुरू होती है वो चिंतामणि त्रिपाठी से शुरू होती है। चौथा कालखंड है आधुनिक काल के नाम से। आधुनिक काल की समय सीमा शुक्ल जी ने बताया है 1900 विक्रमी से अब तक है। ठीक है, मुख्य रूप से हम आधुनिक काल की समय सीमा 1857 की क्रांति से आधुनिक काल मानते हैं और भारतेंदु काल भी उसी समय से शुरू होता है। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आधुनिक काल की मुख्य घटना होती है 1857 की क्रांति, जिससे सांस्कृतिक पुनर्जागरण या भारतीय पुनर्जागरण का शुरुआत होता है। और हिंदी साहित्य में वह समय भारतेंदु काल का है। और भारतेंदु काल जो है हिंदी का नवजागरण काल है। ठीक, और उसी समय 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही 1800 के बाद यानी 1826 में हम देखते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र आता है उदंत मार्तंड नाम से। तो इसके बाद से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से हिंदी पत्रिकाओं का प्रारंभ होता है। और भारतेंदु जी द्वारा निकाली गई 3 प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? कवि वचन सुधा, ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक, ये और बाला बोधनी, ये पत्रिकाएं भारतेंदु द्वारा निकाली जाती हैं। भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य का
जो है आधुनिक काल प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग में नाटकों का, निबंधों का, पत्रकारिता का और गद्य की विभिन्न विधाओं का प्रारंभ होता है। तो आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारतेंदु युग आता है, उसके बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में हिंदी भाषा का परिष्कार, परिमार्जन होता है, हिंदी भाषा व्याकरण सम्मत बनती है और इसके जो प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं इस युग के हैं, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उनके नाम से इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार और परिमार्जन का कार्य किया था और सरस्वती पत्रिका से ही हिंदी कहानियों का विकास होता है। तो द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि सरस्वती पत्रिका और खड़ी बोली में काव्य का लेखन शुरू होता है। भारतेंदु युग में जहाँ गद्य लेखन की परंपरा पूरी तरह से विकसित हो जाती है, लेकिन काव्य में अभी भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता है, जबकि गद्य में खड़ी बोली। वहीं जब हम द्विवेदी युग में आते हैं तो गद्य के साथ साथ काव्य में भी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है और यह इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि काव्य की भाषा खड़ी बोली। और द्विवेदी युग की जो कविताएं हैं, द्विवेदी युग की कविताओं में राष्ट्रीयता का स्वर मुख्य रूप से राष्ट्रीयता और समाज सुधार का स्वर दिखाई देता है। इसके बाद हम तीसरा युग देखते हैं छायावाद के रूप में। छायावाद की जो समय सीमा है वो भारतेंदु युग की समय सीमा हमने बताया 1857 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है और छायावाद की समय सीमा 1918 से लेकर के 1936। छायावाद की समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 से लेकर के 1936 तक मानी गई है। और छायावाद के जो 4 प्रमुख लेखकों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। और छायावाद को स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से छायावाद में हमको वैयक्तिकता, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की कविताएं हमको इसमें देखने को मिलती हैं। छायावाद के बाद की जो काव्य धाराएं चलती हैं, ये छायावाद के बाद की काव्य धाराओं में प्रगतिवाद आता है जिसका समय सीमा 1936 से 1943 तक है। इसके बाद प्रयोगवाद 1943 से 51-52 तक चलता है। फिर 1952 के आसपास नई कविता का युग आता है जो कि 1960 तक चलता है और 1960 से लेकर अब तक की कविताएं समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये जो है आधुनिक काल का समय सीमा है। और आधुनिक काल में महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ आधुनिक काल के काव्य को इन कालखंडों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये काव्य के क्षेत्र में। वहीं गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास जहाँ हम देखते हैं भारतेंदु युग से ही हो जाता है। हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, ठीक, हिंदी आलोचना, इसका विकास जो है हमको देखने को मिल जाता है भारतेंदु युग से। हिंदी कहानियों का विकास हमको देखने को मिल जाता है सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ ही द्विवेदी युग से। तो इस प्रकार हिंदी गद्य की विधाओं में हिंदी नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, ठीक, इसके बाद हिंदी गद्य की अन्य विधाएं आ जाती हैं जिसमें रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, यह सब हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का विकास होता है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी की पहली कहानी के रूप में इंदुमती को माना जाता है। ठीक, हिंदी का पहला नाटक जो है आनंद रघुनंदन शुक्ल जी ने माना है और भारतेंदु जी ने किसको माना है? अपने पिता के नाटक गोपाल चंद्र गिरिधर दास के नाटक नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधकार भारतेंदु युग से आते हैं जिसमें भारतेंदु स्वयं भी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, ये सभी हिंदी के प्रारंभिक निबंधकारों में आ जाते हैं। ठीक, हिंदी की पहली आलोचना के रूप में भी भारतेंदु ने आलोचना विधा की शुरुआत कर दी थी, नाटक नामक आलोचना लिख करके। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं हिंदी के प्रथम आत्मकथा के रूप में हम जानते हैं ब्रज भाषा में बनारसी दास चतुर्वेदी ने
पहली आत्मकथा लिखा अर्धकथानक नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास इकाई 2 का विभाजन होता है हमारा सिलेबस में। इकाई 3 के रूप में हम देख लेते हैं साहित्य शास्त्र है हिंदी का साहित्य शास्त्र, जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों को लिया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन देखते हैं, और हिंदी काव्य शास्त्र में या संस्कृत के काव्य शास्त्र में प्रमुख काव्य शास्त्र के संप्रदाय भी हैं, जैसे कि रस संप्रदाय हैं, जो हैं प्रथम प्रयोक्ता जो हैं भरत मुनि हो जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं भामह। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं वामन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं कुंतक, और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाते हैं क्षेमेंद्र। भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जो श्लोक दिया, विभावानुभाव संचारी भाव संयोगादृश रस निष्पत्ति, इसकी व्याख्या करते हुए रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हैं 4 प्रमुख आचार्य। ठीक है, तो उसकी रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शब्द शक्तियाँ 3 आ जाती हैं। शब्द शक्तियों में आ जाता है अविदा, लक्षणा, व्यंजना और काव्य के गुण और काव्य के दोष के अंतर्गत, जहाँ वामन ने 10 गुण 10 दोष बताए हैं। वामन ने 20 गुण और 20 दोष बताए थे, वहीं जो भरत मुनि हैं उन्होंने 10 दोष और 10 गुण बताए थे। सामान्य तौर पर भरत मुनि ने 10 दोष और 10 गुण बताए थे। सामान्य तौर पर काव्य के जो गुण माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। ठीक है, ओज है और माधुर्य है और प्रसाद है 3 काव्य के गुण हैं। ठीक, इसके बाद पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो का काव्य सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत पहले प्लेटो ने ही दिया था, लेकिन प्लेटो का जो सिद्धांत है वो आदर्शवाद और प्रत्ययवाद का सिद्धांत है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत है, जो कि विशेष तौर पे उन्होंने ट्रेजेडी के संबंध में दिया था। ट्रेजेडी ही है, त्रासदी का विवेचन अरस्तु ने किया है, और इसी के संबंध में उन्होंने विरेचन का भी सिद्धांत दिया है, जो कि कैथार्सिस या विरेचन भाव के शुद्धिकरण का जो सिद्धांत है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि काव्य की जो भाषा है वो जन सामान्य की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए, और काव्य की विषय वस्तु भी सामान्य जीवन से होना चाहिए। कॉलेरिज ने कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत दिया। टी.एस. इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया और परंपरा की अवधारणा भी दी। उनका कहना है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, काव्य निर्वैयक्तिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से टी.एस. इलियट ने जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नाम की पुस्तक में अपने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, और साथ ही परंपरा की अवधारणा भी। इसके बाद आई.ए. रिचर्ड्स का सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत। ठीक है, और इसी के साथ साथ उन्होंने भी काव्य भाषा का सिद्धांत दिया। इसके बाद नई समीक्षा के अंतर्गत काव्य में कवि के स्थान पर कृति को महत्व दिया जाने लगा। कृति की समीक्षा के केंद्र में कवि के अपेक्षा या लेखक की अपेक्षा उसकी कृति को महत्व दिया जाने लगा नई समीक्षा के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद हम इसी में देखते हैं मिथक, फैंटेसी, कल्पना, बिंब, प्रतीक, यह सभी जो है साहित्य शास्त्र के प्रमुख आलोचना के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आज देख रहे थे इकाई 3 तक, इकाई 1 से लेकर के इकाई 2 और इकाई 3 तक की चीज़ों को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। इकाई 4 की बात कर ले तो इकाई 4 में विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमियों की चर्चा की गई है, जिसमें भारतीय नवजागरण और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि है। यानी भारतीय नवजागरण कब से शुरू होता है? 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ है वह भारतीय नवजागरण का युग 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है, और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होता है। ठीक है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कौन माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। और खड़ी बोली का प्रारंभ जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से, खड़ी बोली शब्द जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से निकलता है, ऐसे डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। ठीक, साथ ही खड़ी बोली के आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 19वीं शताब्दी में ही। ठीक,
और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारतेंदु काल से ही गद्य की विभिन्न विधाओं का प्रारंभ शुरू हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय तक आते आते, यानी द्विवेदी युग आते आते, हिंदी भाषा का परिष्कार, परिमार्जन, व्याकरण सम्मत हो जाती है हिंदी भाषा, और गद्य के साथ साथ काव्य में भी खड़ी बोली का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार साहित्य में गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, साहित्य में भी और भारतीय समाज में भी इन सभी दर्शनों का प्रभाव हमें देखने को मिलने लगता है। साथ ही साहित्य में विभिन्न विमर्श और विभिन्न वाद हिंदी साहित्य को प्रभावित करते हैं, जैसे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें दलित, स्त्री और आदिवासी और अल्पसंख्यक विमर्श, इन सभी विमर्शों को लेकर के हिंदी साहित्य में रचनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड हैं। ठीक, अस्तित्ववाद में जो हैं बहुत सारे विद्वान आ जाते हैं जो हैं। तो इस प्रकार से है कि यह हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है। तो आज हम सब इकाई 4 तक को समझने का प्रयास किए हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है, और अगली कड़ी में हम इकाई 5 से लेकर के इकाई 10 तक के पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। और इस चीज़ को एक बार रिवाइज करके परीक्षा हाल में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम इकाई 5 से लेकर 10 तक की बात करेंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।